हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये चैप्टर लिखा है अशोक मित्रन ने। तो ये पोइट्स एंड पैनकेक्स हमारी कहानी है एक स्टूडियो की जिस स्टूडियो का नाम है जेमिनी स्टूडियो। पहले पोइट्स, जैसा कि आपको पता ही है, पोइट्स मतलब कवि, जो जितने भी कवि लोग होते हैं। और पैनकेक्स जो है एक मेकअप ब्रांड है, मेकअप ब्रांड। ज़्यादातर लोगों को आप में से पता होगा, मेनली लड़कियों को पता होगा मेनली, कि पैनकेक क्या है, एक मेकअप ब्रांड है। तो पोइट्स एंड पैनकेक्स, पोइट्स जो कवि हैं, बहुत सारे जो कविताएं लिख रहे हैं अपनी, और पैनकेक्स एक मेकअप ब्रांड। एक जेमिनी स्टूडियो है। जेमिनी स्टूडियो क्या होता है? यहाँ पर फिल्म्स की शूटिंग होती है, फिल्म्स की शूटिंग होती है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के शायद चेन्नई में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1940 में, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय इसकी स्थापना हुई थी। मेनली मूवीज़, फिल्म्स की शूटिंग के लिए शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? ये हम नाम याद रखेंगे, ठीक है। एस वसंत, ये जेमिनी स्टूडियो के बॉस हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं, मालिक हैं यहाँ के, जिन्होंने ये शुरू किया है। तो इस स्टूडियो में कई सारे डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, तो मेकअप डिपार्टमेंट है, मेकअप डिपार्टमेंट, जहाँ पर लोगों का मेकअप किया, जैसा कि मैंने बताया फिल्म शूटिंग के लिए यूज़ होता है। तो फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ पर हीरो हीरोइन को मेकअप किया जाता है, तो वहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट भी है। और एक स्टोरी डिपार्टमेंट है, स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें स्टोरी लिखी जाती है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन मेनली जो बात करी गई है हमारे चैप्टर में, वो मेकअप डिपार्टमेंट और स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करी गई है। हमारे ऑथर अशोक मित्रन, इन्होंने ये पूरी कहानी बताई है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, माई ईयर विद माई बॉस। तो उसी कहानी से ये चैप्टर लिया गया है। ये इसी जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं। एस वसंत का जो जेमिनी स्टूडियो है, अशोक मित्रन वहीं काम करते हैं, ठीक। क्या काम करते हैं ये सब ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं, इनका जो मेन काम है वो है, जो न्यूज़पेपर होती है, न्यूज़पेपर जो भी हमारा अखबार होता है, उसमें से स्टोरी की क्लिपिंग्स काट के, जैसे कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी इनको, या कुछ ऐसी न्यूज़ जिसको ये अपनी मूवी में किसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उन न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काट कर एक फ़ाइल में चिपका कर ये अपने बॉस को ले जाकर देते हैं, जिससे इनको अपनी मूवी में अपनी स्क्रिप्ट राइट करने में, अपनी स्क्रिप्ट लिखने में इनकी मदद हो सके, इनकी सहायता हो सके। तो ये इनका काम है अशोक मित्रन का। अच्छा, इसमें कौन कौन है और कहानी कहाँ से शुरू? पहले जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया गया है चैप्टर में। सबसे पहले जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया गया। जैसे कि मैंने बताया, फिल्म शूटिंग के लिए मेनली कौन सी फिल्म शूट करते हैं? ये तमिल फिल्म शूट करते हैं, चेन्नई में है, और ये तमिल फिल्म शूट्स करते हैं। और कितने लोग हैं इनकी कंपनी में? लगभग 600 आदमी हैं, 600 लोग हैं, ठीक है। अलग अलग जगह के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ये तमिल की स्टूडियो है तो सिर्फ तमिल के होंगे। यहाँ पे महाराष्ट्रियन भी मिलेंगे आपको, बंगाली भी मिलेंगे, गुजराती भी मिलेंगे, साउथ के तो हैं ही, चेन्नई तमिलनाडु के तो हैं ही। तो कई सारे लोग यहाँ पे अलग अलग जगहों के, अलग अलग रेस के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अलग अलग कल्चर के लोग मिल जाएंगे यहाँ पर। 600 लोग हैं। तो इसमें जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक्स के बारे में बताया कि पैनकेक जो है यहाँ पर भर भर के, ये जेमिनी स्टूडियो जो है ट्रक भर भर के पैनकेक्स का, ट्रक भर भर के इन द सेंस ये नहीं कि सच में ट्रक में भर भर के मंगा रहे हैं, ट्रक भर भर के मतलब भारी मात्रा में, खूब सारी मात्रा में ये पैनकेक्स ऑर्डर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हीरो हीरोइंस हैं या जो शूटिंग होती है, उनके मुंह पर पेंट जो है काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनका मेकअप किया जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो शूटिंग होती है मेनली इंडोर शूटिंग होती है। इंडोर क्यों होती है इंडोर शूटिंग? जैसा कि मैंने बताया, ये 1940 के बाद की कहानी है। तो और हमारा 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी। तो इसलिए बाहर जाना थोड़ा इनके लिए, बाहर नहीं जा पाते थे ये, तो मेनली इंडोर शूटिंग करते हो। इंडोर शूटिंग में काफ़ी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, और लाइट्स में जब तक आपने सही से मेकअप नहीं किया तो आपका चेहरा दिखेगा नहीं, इसलिए भारी भर भर के, ये ट्रक भर भर के भारी भरकम मात्रा में पैनकेक्स मंगाया करते थे। अच्छा, पैनकेक्स में जो मेकअप करने के लिए लोग होते थे, उसमें हायरार्की बनी हुई थी। जैसे अगर जो सीनियर आर्टिस्ट है, वो सीनियर एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करेगा। जो भी मेन हीरो और हीरोइन होता है, उसका जो मेकअप करेगा वो सीनियर आर्टिस्ट करेगा। उसके बाद जो जूनियर आर्टिस्ट होता है, वो लीड रोल के नीचे जो दूसरे रोल होते हैं, उनके लिए उनका मेकअप करता है। और जो एक हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टर और है इसमें, ऑफिस बॉय, काफ़ी जिक्र हुआ है इसका भी। ये किसका? ये मेनली जो है, मेनली क्राउड जब शूटिंग होती है, मतलब भीड़, एक तरह से भीड़ का मेकअप करता है ये। और कैसे करता है? ऐसा ही है, इन्होंने कहानी में लिख रखा है कि ऐसे पेंट लेता है, बाल्टी में भिगोता है, ब्रश लेता है, बाल्टी में भिगोता है, और लोगों को सामने खड़ा करके ऐसे उनके मुंह पे ऐसे पोत देता है, ठीक है। ये कहानी
मजाक के रूप में लेके गई है, मतलब मजाक मजाक बातें हैं। जैसे मैंने बताया ट्रक लोड में, ऐसा ट्रक भर भर के तो मंगाएंगे नहीं, भारी मात्रा में मंगाते हैं। ऐसे अब पेंट ऐसे सच में तो पेंट करेंगे नहीं, ऐसे लिखा गया है। लेकिन आप समझ जाइए कि हाँ ऑफिस बॉय का क्या काम है। अच्छा ये बॉय कहने के लिए बॉय है, लेकिन ये 40 से 42-43 साल का है ये, कहने के लिए ऑफिस बॉय। अच्छा ऑफिस बॉय जो है, इसने जब ये मेकअप जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था, तब इसने किस सपने के साथ, किस उम्मीद के साथ ज्वाइन किया था कि मैं भी जो है एक दिन एक्टर बनूंगा, या एक्टर नहीं तो स्टोरी राइटर बन जाऊंगा, स्क्रिप्ट राइटर बन जाऊंगा। स्क्रिप्ट राइटर नहीं बन पाया तो लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा, जो गाने के लिरिक्स लिखते हैं, और कुछ ना कुछ तो मैं यहाँ पे बन ही जाऊंगा। लेकिन क्या बनता बेचारा, आता तो एक्टर बनने के लिए और बन के रह जाता पेंटर, यहाँ पर लोगों के मुंह पे पेंट कर रहा है। हाँ जी, तो उसके बाद क्या बताया गया है ऑफिस बॉय इसमें। अच्छा एक ये बताया गया कि पैनकेक किस किसने यूज़ किया है इस ब्रांड के बारे में। जो है एक हीरोइन थी इनके यहाँ, काफ़ी सारी हीरोइनों ने किया, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम था ग्रेटा गार्बो, जो कि स्वीडन की थी, एक्ट्रेस थी एक, और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। किस लिए? क्योंकि ये अब तक की पैदा हुई सबसे सुंदर लड़की मानी जाती हैं ये, इनके अकॉर्डिंग, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बात करी है इसमें अशोक मित्रन की बात हो गई। हमने बताया कि ये क्या काम करते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काट कर उसमें जो स्टोरी इनको मेन लगती है, जिसमें ये अपनी कहानी में छाप सकते हैं, उन स्टोरीज़ को न्यूज़पेपर में से काट के फाइल में सजा के अपने बॉस को ले जाकर देते हैं, ठीक है। ऑफिस बॉय का बता दिया, ये ज़्यादातर लोगों के मुंह पे पेंट करता है। पैनकेक्स के बारे में बताया कि ये पैनकेक मेकअप ब्रांड है जो मुंह पे पोतने के काम आता है, मेकअप करने के लिए काम आता है। इंडोर शूटिंग हो रही है क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही है। उसके बाद बात आती है किसकी, हमारा जो हीरो है यहाँ पर, एक्टर है। उसके बाद अच्छा एक और इनका मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया गया। मेकअप डिपार्टमेंट कैसा दिखता है। मेकअप डिपार्टमेंट जैसा कि मैंने बताया इंडोर शूटिंग होती है, तो मेकअप डिपार्टमेंट में जो मतलब एकदम नाई की दुकान की तरह दिखता है वो मेकअप डिपार्टमेंट। चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं और खूब सारी लाइटें जली हुई हैं, लग रही हैं लाइटें। और जो लाइट्स होती थी पहले के ज़माने की, वो लाइट्स जो होती थी ऐसी लाइट्स होती थी जलते जलते गर्म हो जाती थी। आज की तो एलईडी लाइट्स आ रही हैं जो इतनी गर्म नहीं होती हैं, आप उनको आराम से छू सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले पीले वाले बल्ब देखे हो, या बड़ी वाली जो लाइट होती थी जो अभी भी शादियों में लगती है, अगर वो देखें तो बहुत गर्म हो जाती है वो। अगर आप उसके पास खड़े रहेंगे आधा घंटा तो आपका चेहरा भी गर्म हो जाएगा। तो जब इनका मेकअप किया जाता था आर्टिस्ट का, तो इनको बहुत टॉर्चर जैसा फील होता था कि इतनी तेज़ लाइट जल रही है और ये हमारे इतनी देर से पेंट करे जा रहा है मुँह पर। तो इनको आर्टिस्ट को ये क्वेश्चन भी आया था, क्या क्वेश्चन आया कि जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको क्या दिक्कतें झेलना पड़ती हैं जब उनका पेंट हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट जो है काफ़ी तेज़ी से उनके चेहरे पर पड़ती है, जिससे उनको काफ़ी परेशानी होती है। उसके बाद अशोक मित्रन बात करते हैं हमारे हीरो की। हमारे मूवी का जो हीरो है, हमारे चैप्टर का भी हीरो है वो, उसका नाम होता है कोटमंगलम सुब्बू। क्या नाम होता है? कोटमंगलम सुब्बू, ठीक है। काफ़ी अच्छे इंसान है ये। जब इन्होंने शुरुआत की थी अपनी फिल्म मेकिंग करियर का, तब जेमिनी स्टूडियो जो है इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तब जेमिनी स्टूडियो का नाम निशान नहीं था। लेकिन बाद में जब जेमिनी स्टूडियो बना और इन्होंने ज्वाइन किया, तो इनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कोटमंगलम सुब्बू की। कोटमंगलम सुब्बू इन्होंने जैसे मतलब इनको, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि इनको नंबर 2 क्यों कहा जाता है। नंबर 2 कोटमंगलम सुब्बू, जो कि हमारी चैप्टर के और हमारी जो मूवी बनेंगी इसमें जितनी भी, उन सब के हीरो हैं, इनको नंबर 2 क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बॉस है यहाँ का, बॉस एस बसंत उनके ज़्यादा करीबी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने बॉस के प्रति बहुत लॉयल रहे हैं, लॉयल। और उसके बाद ये जो है इनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं, इनकी आइडियाज़ जो हैं, इनके विचार जो हैं वो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। मतलब अगर इनके बॉस ने कहा कि ये वाला सीन बताओ कि हम ये वाला सीन कैसे शूट करेंगे, जैसे भी कहानी में आएगा मैं बताऊंगा आपको, तो ये कई सारे तरीके बताते थे उसके कि ऐसा नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसे कर लो, ठीक है। और इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा है। इनकी मूवीज़ की जो शुरुआत हुई थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी तरक्की कर लिए। क्यों कर लिए, कैसे कर लिए? क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी मेन रोल के लिए, लीड रोल के लिए कभी भी ट्राई नहीं किया। इनको जो भी रोल मिलता था ये उसको खुशी खुशी करते थे, और कई बार तो इतना अच्छे से प्ले करते थे कि जो मेन लीड रोल में हीरो होता था उसको भी पीछे छोड़ देते ये, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम, कोटमंगलम सुब्बू की बात कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा ये कि ब्राह्मण थे, कास्ट से ये ब्राह्मण से थोड़ी इनको इज्जत मिल जाती थी इस डिपार्टमेंट में, स्टोरी डिपार्टमेंट में, लेकिन बाकी इनका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हमेशा खुश रहते थे ये, एक ये इनकी खासियत थी कि भले इनकी मूवी फ्लॉप ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये हमेशा खुश रहते थे, अपने बॉस के प्रति काफ़ी लॉयल थे। और सारी जो क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बताया, इनको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आते थे और काफ़ी क्रिएटिव थे ये। तो जो भी मान लो, जैसे इनके बॉस ने इनको एक सीन दिया
क्या सीन दिया था एक बार, इनके बॉस ने इनको सीन दिया कि एक चूहा है रेड, जो एक टाइगर की वाइफ, जो टाइगर को हम बोलते हैं बाघ, तो टाइगर की वाइफ हो जाएगी बाघिन। कि एक चूहा और एक बाघिन की लड़ाई हो रही है। कहाँ लड़ाई हो रही है? पानी के अंदर लड़ाई हो रही है। और ये चूहा जो है इस बाघिन को मार देता है। मारने के बाद इसके बच्चों पर रहम खा के, टाइगरस के बच्चों पर रहम खा के उसके बच्चों को छोड़ देता है। तो ये सीन शूट करना है। इनके बॉस ने बोला कि ऐसा सीन शूट करना, बताओ उसको कैसे करेंगे। तो जो कोटमंगलम सुब्बू, जो हमारे नंबर 2 हैं, जो हमारे मूवी के हीरोज़ भी हैं, ये बताते हैं कि हम जो है इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, मतलब कई सारे 3-4 तरीके बताते हैं। जब इनके बॉस को वो 3-4 में से कोई भी पसंद नहीं आता तो उसी समय खड़े खड़े वो 14 तरीके और बता देते हैं। ये क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि इनकी जो क्रिएटिविटी है, इनकी जो स्किल्स हैं, वो कितनी हेल्प करती हैं मूवी बनाने में। तो सुब्बू के होने की वजह से, इस जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू के होने की वजह से फिल्म मेकिंग जो है काफ़ी ईजी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अच्छा, सुब्बू जो है पोइट भी हैं। ये बंदा पोइट भी है, कवि भी है, और काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। इन्होंने एक नावल भी लिखी है। इस नावल का नाम याद रखेंगे। नावल का नाम है थिलाना मोहनंबल। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे पोइट हैं, काफ़ी सारी इन्होंने। अच्छा, जो अपनी कविताएं हैं ये ज़्यादातर लोगों को सुनाते हैं, भीड़ में ही सुनाते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अब इनकी कविताएं जो है उभर के ऊपर नहीं आ पाई। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो इनका मूवी का जो इनका एक्टिंग करियर है, उसने कभी भी इनकी कविताओं को आगे आने दिया। मतलब अगर किसी की 2 क्वालिटीज़ हैं, एक जैसे मान लो ये एक्टिंग भी करते हैं और ये कविताएं भी लिखते हैं, तो ये एक्टिंग ही इतनी अच्छी करते हैं, इनकी कविताएं दब गई हैं इसके पीछे। ये भी अच्छी हैं, इनकी कविताएं भी अच्छी हैं। तो एक्टिंग अच्छी होने की वजह से इनकी कविताएं कभी उभर के नहीं आई, लेकिन काफ़ी अच्छे कवि भी हैं ये। इन्होंने थिलाना मोहनंबल नावल लिखी, जो किसके बारे में है? इसमें इन्होंने देवदासी सिस्टम के बारे में लिखा है। देवदासी सिस्टम मैं आपको आखिर में बताऊंगा, पोएम के इस स्टोरी के चैप्टर के आखिर में, कि देवदासी सिस्टम क्या है। ठीक है, इन्होंने कभी भी, हाँ, जो भी इनको रोल मिलता था काफ़ी अच्छे से करते थे, और काफ़ी चैरिटेबल इंसान भी हैं। चैरिटेबल का मतलब होता है जो दयालु होते हैं, जो चैरिटी करते हैं, जो लोगों को जैसे किसी को फ्री में खाना दे दिया या किसी की मदद कर दी, तो ये काफ़ी चैरिटेबल इंसान भी हैं। कैसे? कई बारी जो है जेमिनी स्टूडियो में बाहर से लोग आते थे शूटिंग के लिए, तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता था। तो जो कोटमंगलम सुब्बू है, उनका घर पास में था जेमिनी स्टूडियो का, ये अपने घर ले जाया करते थे उन लोगों को, और उनको खाना खिलाते थे, और उनको कई बार किराए के लिए पैसे भी देते थे जब उनको अपने घर जाना होता था। उनको रहने के लिए कभी भी इनसे इन्होंने किसी से भी कोई रेंट नहीं लिया, सबको फ्री में, और खाना वाना सब देते। तो काफ़ी चैरिटेबल इंसान थे। तो हमारे जो ऑथर हैं ये पूछ रहे हैं हमसे कि बताओ इतने अच्छे इंसान के भी क्या दुश्मन हो सकते हैं? हाँ, लेकिन इनका एक दुश्मन है। इनका दुश्मन वही है हमारा ऑफिस बॉय जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। ऑफिस बॉय का सपना क्या था? ऑफिस बॉय का सपना था कि मैं कोटमंगलम सुब्बू जैसा बनूँ, मैं नंबर 2 बनूँ, मतलब मैं हीरो बनूँ, लोग जैसे इनको मानते हैं वैसा मुझे माने। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये आदमी हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। क्यों रहता था फ्रस्ट्रेटेड? ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑफिस बॉय हमेशा फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता था? वो इसलिए क्योंकि इसको लगता था कि मुझे जो काम दिया गया है वो ऐसा काम है जो मेरे लिए नहीं है। मतलब मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया जा रहा कि मैं इससे अच्छा कर पाऊँ। इसको क्या काम दिया गया? जैसे मैंने बताया कि लोगों के मुंह पे, मेनली भीड़ के मुंह पे पेंट करने का काम दिया गया है। तो ये जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसके पास जाता था? ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इसके पास अशोक मित्रण, इसके ऑफिस में चला जाता था, इसके क्यूबिकल में चला जाता था, और ये कहता था कि देखो, तुम तो जानते हो मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मैं एक कवि हूँ और मैं इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखता हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि एक ऐसा टैलेंटेड बंदा अपना काम जो है, जो नाइयों का काम है, जो बाल काटना, मेकअप करना, ये नाइयों का काम है, और ये मुझे दे रखा है, तुमको नहीं लगता कि एक टैलेंट वेस्ट हो रहा है? ये अपनी कहानी, अपना दुखड़ा जाके इसके सामने रोता है, ये बेचारा खुद परेशान है और ये इसको और परेशान करने आया था। तो ये भगवान से दुआ मांगता है कि जल्दी से क्राउड शूटिंग का सीन आ जाए और ये यहाँ से निकल ले। ठीक है, तो इससे कौन जलता है? कोटमंगलम सुब्बू से ऑफिस बॉय जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि ये इसकी तरह बनना चाहता है और ये बन नहीं पाया। ठीक है, हाँ, जब लोग आपकी तरह बनना चाहें और वो आपकी तरह नहीं बन पाते तो वो आपसे जलने लगते हैं। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, आगे क्या आता है इसके बाद कहानी बता गया। अच्छा, एक और नया एक और पर्सन आ रहा है यहाँ पर जिसकी बात करी गई। अब स्टोरी डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, ये भी कौन है? वो है लॉयर। उसका नाम नहीं दे रखा है। देखो, मेनली लोगों का नाम नहीं दे रखा है इसमें। कुछ जैसे यहाँ पे हमने अशोक मित्रण का तो दे रखा है, बॉस का भी दे रखा है और हीरो का भी दे रखा है। जैसे ऑफिस बॉय का नहीं दे रखा। अब जो मैं लॉयर की बात करूँगा उसका नाम नहीं दे रखा है, उसको लॉयर ही बुलाया गया है।
और जो हमारी मूवी की हीरोइन है एक्ट्रेस, उसका नाम भी नहीं दे रखा है, उसको भी सिंपल एक्ट्रेस बोला गया है। अब उन दोनों की बात होगी, पहले लॉयर की बात कर लेते हैं फिर एक्ट्रेस की बात करेंगे। जो लॉयर है, ठीक है, वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि बॉस को जो है लॉ की लीगल एडवाइस देना किसी भी चीज़ के लिए, अगर कोई एडवाइस चाहिए होती तो। फिर क्या होता है, इस एक बार होता क्या, अच्छा इसके बारे में बताऊँ थोड़ा। ये जो है एकदम अंग्रेजों जैसे अंग्रेज ड्रेस पहनते हैं, जैसे अंग्रेज जैसे कोट वोट पहन के, शर्ट वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और एकदम टाई लगा के, जो मेनली लॉयर होते हैं अंग्रेज टाइप, वैसा रहता है ये, हमेशा ऐसे कपड़े पहन के रहता है। और लेकिन जेमिनी स्टूडियो में जो बाकी लोग हैं, जो बाकी राइटर्स हैं, वो सब लोग क्या पहनते हैं, वो खादी के कुर्ता और धोती पहनते हैं, जो हमारी गांधी जी, मतलब मेनली गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो बाकी के लोग। लेकिन ये लोग ये एकदम न्यूट्रल मैन है, न्यूट्रल मैन, ठीक है, अंग्रेजों वाली कपड़े पहनता है, ड्रेस पहनता है। तो एक बार क्या होता है, अब एक्ट्रेस वाला सीन आ रहा है। एक बार क्या होता है कि एक सीन की शूटिंग हो रही होती है, और जो एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग करते करते बीच में जिसके साथ भी इसकी शूटिंग हो रही होती है, उससे भड़क जाती है। और जैसे भड़क जाती है वैसे ही जो सीन की शूटिंग है वो रोक दी जाती है, और मतलब कैमरा वैमरा बंद कर दिया जाता है। फिर वो उसको डांटने लगती है, बहुत बुरी तरह से डांटती है। जब ये एक्ट्रेस डांटते डांटते थक जाती है और सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो ये लॉयर जो होता है, ये लॉयर क्या करता है, ये जो रिकॉर्डिंग टेप होता है जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड करी जाती है, उसको चालू कर देता है। ठीक है, चालू करने के बाद फिर से ही डांटना शुरू करती है। तो पूरी की पूरी इसकी जो ये चिल्ला चिल्ला के धाड़ धाड़ के डांट रही होती है उसको, जिसको भी डांट रही होती है, जिसमें दे नहीं रखा किसको डांट रही होती है। तो पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसकी रिकॉर्डिंग होने के बाद जब ये फिर से सांस लेने के लिए रुकती है, तो वो ये कहता है कि मैडम 1 मिनट रुकिए। जब वो बोलता है तो फिर जो उस टेप को वो बजा देता है, मुझे सबके सामने सुना देता है। तो वो जो टेप है, जो ये इसने जो उसको सुनाया है, खूब सारा उसको डांटा है, तो ये सबके सामने बजने लगता है। और इसकी आवाज़ जो कि अगर आपने देखा हो किसी को गुस्से में कोई बोलता है तो आवाज़ कैसी सी निकलती है, तो जब ये अपनी खुद की आवाज़ सुनती है, इतनी भयानक आवाज़, तो उसको बहुत बुरा लगता है ये। और जो प्रोड्यूसर है उससे ये शिकायत भी करती है लॉयर की। फिर इस सदमे से वो बाहर निकल ही नहीं पाती है, और अपना जो एक्टिंग मतलब स्टोरी डिपार्टमेंट है वो छोड़ के चली जाती है। मतलब ये एक्ट्रेस जो है वहाँ से फिर जेमिनी स्टूडियो को छोड़ के चली जाती है, और उसके बाद फिर उसका एक्टिंग करियर भी खत्म हो जाता है। तो देखो, एक लॉयर की वजह से एक हीरोइन का एक्टिंग करियर ही खत्म हो गया। तो ये ऐसा सा है हमारा लॉयर। एक और किस्सा है इसका। एक और किस्सा क्या है कि एक बार ये भी कहता है अपने बॉस से, जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस है एस एस वसन, उससे कहता है कि मैं भी ना, मुझे भी आप मौका दीजिए, मैं भी पिक्चर प्रोड्यूस करूँगा। ज़्यादातर लोग जो भी जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन करते हैं उन सबका यही सपना रहता है कि एक दिन हम भी अपनी पिक्चर बनाएंगे। तो एस एस वसन कुछ लोगों को दे देते थे मौका, तो इसको भी मौका दे दिया इन्होंने। लेकिन क्या होता है कि ये जो लॉयर होता है वो इतना सारा मेकअप मटेरियल ख़त्म कर देता है, यही पहन के वाला इतना मंगा के, कि इनकी फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है, और जो पैसा है मतलब खर्चा भी नहीं निकल पाता इनका। तो जो बॉस होता है इनका बहुत नाराज़ होता है। तो उसका बॉस जो है वो स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर देता है। जब स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया तो सब अपने, ये इसकी नौकरी भी चली जाती है, यहाँ से चली जाती है। उसके बाद इन दोनों की बात हो गई। उसके बाद किसकी बात करी गई इसमें? हाँ, उसके बाद इन्होंने मोस्टली बताया गया कि जेमिनी स्टूडियो में जो लोग हैं वो कैसे कैसे रहते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि ज़्यादातर लोग धोती कुर्ता पहन के रहते हैं, और किसकी आइडियोलॉजी, किसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो गांधीयन विचारधारा को फॉलो करते हैं, गांधीयन। जैसा कि मैंने बताया ये 1940 में शुरू हुआ था, और ये 1945-47 तक की बात चल रही है यहाँ पर, तो हमारा देश आज़ाद होने को था। तो गांधी जी काफ़ी फेमस थे इस टाइम, क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था, 1942 में शुरू हुआ था। तो ज़्यादातर लोग गांधी जी की आइडियोलॉजी को यहाँ पर मानते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और विचारधारा जो काफ़ी फल फूल रही थी वो थी कम्युनिज्म की विचारधारा। अब हम थोड़ी देर कम्युनिज्म पे बात करेंगे। कम्युनिज्म कौन सी विचारधारा यहाँ इस समय फल फूल रही थी, ठीक है। कम्युनिज्म मैं भी आपको बताता हूँ। कम्युनिज्म के अपोजिट एक और विचारधारा चल रही थी जो थी कैपिटलिज्म। ये दोनों विचारधाराएं पैरेलली चल रही थी, और इन दोनों में रेस हो रही थी कि कौन सबसे अच्छी विचारधारा निकल के उभर के सामने आएगी। कौन कौन सी? एक कैपिटलिज्म, एक कम्युनिज्म। जिनके पास आर्ट साइड होगी उनको पता होगा। हिंदी में बताऊं तो अगर इसको पूंजीवाद कहते हैं, पूंजीवाद, और इसको सामान्यवाद। आर्ट साइड वालों को ज़्यादा पता होगा, उन्होंने पढ़ रखा होगा ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म।
कम्युनिज्म में क्या होता है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको सामान्यवाद, सामान्यवाद सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। कैपिटलिज्म क्या विचारधारा है, कैपिटलिज्म कहती है कि ऑल आर इक्वल, कि सारे लोग बराबर हैं, कोई अमीर नहीं है कोई गरीब नहीं है, सबके सब बराबर। कैपिटलिज्म क्या कहती है, कैपिटलिज्म कहता है कि सब बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है, और जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब कोई अगर बहुत मेहनत करने वाला है तो उसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा अमीर होना चाहिए वो, और जो कम मेहनत करता है वो कम पैसे वाला होना चाहिए, कम। ये कैपिटलिज्म मतलब, ठीक है। ऑल आर यहाँ पर कहता है कि सब इक्वल हैं। ये क्या है, ये मेनली यहाँ पर जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी रहती है प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या मतलब इन दोनों का, इन दोनों का मतलब हुआ, इन दोनों का मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं बात करूं अपने इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जैसे अपना इंडियन रेलवेज है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, या इंडियन आर्मी है, ये भी सरकारी है। तो आपने कभी भी प्राइवेट आर्मी नहीं सुनी होगी, या प्राइवेट रेल भारत में एटलीस्ट अभी नहीं है, या प्राइवेट रेल नहीं सुनी होगी, बात चल रही है लाने की, लेकिन अभी तक आई नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सब किस में जा रहा है, ये सरकार के पास जा रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर दोनों चीज़ें आती हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। यहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी रहेगी और प्राइवेट भी रहेगी। जैसे प्राइवेट अगर आप बात करें तो प्राइवेट कंपनियाँ जैसे टाटा की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, टाटा स्टील हो गई, या और भी अलग अलग प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रहेगी। लेकिन ये क्या कहता है कि सिर्फ गवर्नमेंट रहेगा, सारा सब कुछ गवर्नमेंट के पास रहेगा, कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कम्युनिज्म में जब ये कैपिटलिज्म बहुत फल फूल रहा था, तो कैपिटलिज्म में जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे, जो अपनी फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, वो मज़दूरों को 18-18 घंटे काम करवाते थे, 18-18 घंटे काम करवाते हैं उनसे, और उनको आमदनी दे नहीं रहे, पैसा दे नहीं रहे, उनकी इनकम बढ़ा नहीं रहे, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाकर बेच रहे हैं ये कैपिटलिज्म, पूंजीवाद वाले। लेकिन कम्युनलिज्म में तो कम्युनलिज्म जब आया, कम्युनिज्म कहाँ से आया? ये जो मजदूर लोग थे ना, जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे, और ये ज़्यादातर राइटिस्ट वाले होते हैं, जो मजदूर लोग थे, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया कि हम जो है इनसे लड़ेंगे कैपिटलिज्म से, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत शोषण किया है। ये हमसे 18-18 घंटे काम करवाते हैं, हमें ना तो खाने के लिए सही खाना मिलता है, ना ही हमें प्रॉपर नींद मिल पाती है, ना ही यहाँ प्रॉपर पीने का भी पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है इनकी फैक्ट्रीज़ में, और हम इनकी फैक्ट्रीज़ में काम करके इनको अमीर बना रहे हैं, और ये हमें बदले में क्या दे रहे हैं? तो इनके खिलाफ ये वाली विचारधारा शुरू हुई, कम्युनिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो कम्युनिज्म विचारधारा है क्या, कि हम इनको ख़त्म ही कर देंगे। हम देखो, काम हम करें, फैक्ट्री में काम हम करें, सामान हम बनाएं, ये सामान बनाने के बाद पैसा कौन लेके जा रहा है? सारा का सारा ये लेके जाना है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा, सारा काम जो भी सामान बनेगा वो सब सरकार का होगा, सारा सरकारी सामान होगा। और जैसे मान लो अगर खेती करने की बात हो रही है, तो ये अगर बड़ा सा खेत है, उसमें सब लोग खेती करेंगे, ये पूरी ज़मीन जो होगी वो सरकार की ज़मीन होगी, किसी एक बंदे की नहीं होगी। जैसे यहाँ पर प्राइवेट लैंड आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज़मीन प्राइवेट नहीं प्राइवेट नहीं होगी, सारी की सारी गवर्नमेंट होगी। और सारे लोग यहाँ पे मेहनत करेंगे, खेती करेंगे, खेती करने के बाद सरकार उन सबको बराबर हिसाब से सैलरी देगी। मतलब आपने महीने की या दिन की जो भी देनी चाहे, सरकार उनको पैसा बांट के देगी, ठीक है। लेकिन कोई भी ज़मीन, कोई भी फैक्ट्री, कुछ भी किसी एक बंदे का नहीं होगा, वो होगा किसका होगा? सबका होगा, ऑल आर इक्वल, सब कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, कैपिटलिज्म भी होता है और कम्युनिज्म भी होता है, जहाँ पर कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों होता है। ये हमारे इंडिया में फॉलो होता है, जहाँ पर आपको प्राइवेट चीज़ें भी मिलेंगी और सरकारी चीज़ें भी मिलेंगी, और मेनली जगहों पर। अब पहले मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये कम्युनिज्म कब फैला था? ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम या उसके बाद फैला है। शुरुआत तो इसके 1800 में ही हो गई थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा था। लेकिन ज़्यादातर ये प्रसिद्ध हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जो मेनली यूएसएसआर जो था उस समय का, यूएसएसआर, वहाँ पर शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो कम्युनिज्म का यहाँ पर देखो, हमारे चैप्टर में कम्युनिज्म, ये हमारे पेपर में नहीं आएगा, ना ही ये आएगा, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता होगी तो आपको कोई अगर आपके सामने मान लो आप 12th क्लास में आ गए और आपसे कोई बात करेगा, तो आपके सामने तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और जबकि आप भी 12th में और वो भी 12th में, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पता, एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। भले ही पेपर में नहीं आया, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है। अच्छा, एक इसका नुकसान क्या है?
इसका भी नुकसान है, इसका भी नुकसान है। इसका नुकसान क्या है, इसमें जो जो लेबर होती है, जो मजदूर लोग होते हैं, उनका शोषण होता है। उनको कोई व्यवस्था नहीं दी जाती, उनसे ये भी नहीं पूछता कि भाई आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप 18 घंटे से काम कर रहे हो, आप बीमार तो नहीं हो। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों को बस जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवादी हैं, उनको पैसे से मतलब होता है और अपना सामान, कि मेरा सामान बनना चाहिए ताकि मैं बेच सकूं, इससे मतलब होता है। उनको मजदूरों से कोई मतलब नहीं है जो उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कम्युनिज्म, इसका नुकसान ही हुआ। फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा ये है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और रोज़गार मिल जाएगा। चलो तुम्हें खूब सारी फैक्ट्री खुल जाएंगी, रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन रोज़गार, ऐसा भी रोज़गार जो तुमसे 18 घंटे काम करवा रहा है, फिर भी तुम गरीब की गरीब रह रहे हो। 18 घंटे काम करने के बाद भी अगर कोई गरीब है तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे इसका। कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म का नुकसान क्या जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सब इक्वल है, सब बराबर है, सारी सरकारी प्रॉपर्टी है। कुछ भी, किसी का भी कुछ भी, इवन योर तुम्हारा घर जो होगा वो भी तुम्हारा प्राइवेट नहीं होगा। तुम ज़मीन खरीद कर अपना, जो चाइना है, ये कहाँ का फॉलो होता है, जैसे चाइना है, चाइना में तुम अपने नाम पर ज़मीन नहीं ले सकते, सारी की सारी ज़मीन चाइना की है, वहाँ पर चाइना सरकार की है। ऐसी नॉर्थ कोरिया में भी है ये, जहाँ किम जोंग उनकी सरकार है, नॉर्थ कोरिया। तो क्या है यहाँ पर, इसका नुकसान क्या है, नुकसान बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने बताया कि मान लो एक खेत है, उसमें कहा कि इसमें जो फसल उगाई जाएगी, एक गांव की बात कर रहे हैं हम, एक चाइना में गांव है मान लो फॉर एग्जांपल। वहाँ पर सरकार ने कहा कि यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी किसी का भी नहीं है, सब कुछ सरकार का है। तो सरकार ने कहा कि हम तुम्हें एक गाँव को ज़मीन दे दी सरकार ने कि इस ज़मीन पर खेती करो और हमें जो है उगा के, हमें फसल उगा के दो और हम उस हिसाब से सबको बराबर बराबर फसल या फिर पैसे जो भी बांट के देंगे। तो इसमें मान लो दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। एक ए तो पूरी मेहनत से काम करता है एकदम, पूरे सीज़न उसने खूब मेहनत से काम करा, जैसे जब पानी देने की ज़रूरत पड़ रही तो पानी देने जा रहा है, निराई गुड़ाई जो भी काम है वो सारा मेहनत से करता है। लेकिन बी जो है, बी काम कर ही नहीं रहा है। बी बस कोई देखने लगता है, जब कोई देखने आता है तो हाथ पैर चलाने लगता है, बाकी बैठा रहता है आराम से। लेकिन साल के अंत में, सीज़न के अंत में, जब फसल कटाई वटाई होकर जब पैसा मिलने की बारी आती है तो पैसा दोनों को बराबर मिल रहा है। तो ये है सबसे बड़ा नुकसान, कम्युनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान यही है। और एक और बात कि चलो ये तो मजदूरी कर रहा है, लेकिन इसका इंटरेस्ट, मान लो इसका इंटरेस्ट ही नहीं है मजदूरी में, इसका इंटरेस्ट है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन इससे भी मजदूरी करवाई जा रही है। समझ में आ रहा है। तो ये हुआ सबसे बड़ा नुकसान कम्युनिज्म। इसीलिए कम्युनिज्म फेल कर गया। इसमें एक किताब भी लिखी गई है इसके ऊपर, द गॉड दैट फेल्ड, हमें भी इस लास्ट में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो किताब इसी के ऊपर लिखी गई, कम्युनिज्म क्यों फेल कर गया। कम्युनिज्म इसलिए फेल कर गया क्यों, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लोगों को मौका नहीं देता कि तुम कुछ नया करो। इसको मौका नहीं मिला ना बेचारे को, इसको मौका नहीं मिला कि साइंटिस्ट बने, इससे ज़बरदस्ती खेतों में काम करवाया जा रहा है, इसका इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें। तो ये था हमारा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में। तो यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग कम हैं हमारे जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है। मेनली जो गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। गांधीयन फिलॉसफी क्या है, गांधीयन फिलॉसफी वही सत्याग्रह की फिलॉसफी है कि हम सच बोलेंगे, सच का साथ देंगे और अहिंसावादी बनेंगे, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये है गांधीयन फिलॉसफी। तो जेमिनी स्टूडियो में क्या होता है, फिर कुछ दिनों बाद एक सर्कस आता है, सर्कस, इंटरनेशनल सर्कस, जिसका नाम होता है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, ठीक है। अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको। एक सर्कस आता है, कब आता है, 1952 में आता है, 1952 में एक सर्कस, इंटरनेशनल सर्कस होता है। नाम का ही सर्कस होता है वो, क्यों, क्योंकि उनके सर्कस में जो वैसे तो 200 लोग आते हैं, जो MRA है, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, वैसे तो इसमें 200 लोग हैं। क्या है, ये एक सर्कस है, लेकिन इसमें ज़्यादातर नाम का ही सर्कस है, जैसे मैं बताया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें कर्तव्यबाजी आती ही नहीं है, ना ही इनको जो एनिमल को, जैसे अगर आपने सर्कस में हो तो कोई शेर को जो हंटर से मार के शेर को घुमा रहा है, शेर को अपने इशारे में नचा रहा है, हाथी को नचा रहा है, बंदर को नचा रहा है, लेकिन इनमें से किसी को भी कुछ आता नहीं था। ना कोई कर्तव्यबाजी आती थी, ना कलाबाजी आती थी, कुछ नहीं आती थी। बस क्या था, इनका 1-2 नाटक थे इनके जो प्ले करके गए थे, ड्रामा करके गए थे ये 2 नाटक। वो 2 नाटक जिसके नाम हैं वो थोड़े अच्छे हुए थे इनके, जोथम वैली, एक नाटक था जोथम वैली और दूसरे नाटक का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर। ये 2 नाटक, ये कौन कर गया, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी क्या है, एक सर्कस है, ठीक है। मेनली रशिया से आया था ये, नहीं रशिया से नहीं, काफ़ी मतलब अलग अलग देश के लोग थे इसमें, 20 कंट्री के लोग थे लगभग, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही देश से आया, 20 कंट्री के अलग अलग जगह के लोग थे। 2 नाटक काफ़ी इनके प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए, जो कि जेमिनी स्टूडियो पर रिकॉर्ड हुए थे।
जेमिनी स्टूडियो पर रिकॉर्ड हुए थे। और जो जेमिनी स्टूडियो के 600 लोग थे वो उन्होंने बार बार चला चला कर देखे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगे ये नाटक। जो जोतम वैली नाटक था, प्ले था, ड्रामा था, उसमें जो सनराइज और सनसेट का जो सीन होता था वो बिल्कुल तमिल प्लेस, जो तमिल ड्रामाज होते थे तमिलनाडु में, जो ड्रामा करते थे, ड्रामा कंपनी के लोग, बिल्कुल सेम टू सेम उनकी तरह होते थे। जो यहाँ पर सनराइज और जोतम वैली में जो सनराइज सनसेट का सीन होता है बिल्कुल तमिल ड्रामा के सीन के बराबर सेम होता था। ठीक है, तो ये फिर चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लोग आए थे, ये जो मॉरल रीआर्मामेंट आई थी, वो जैसा कि मैंने बताया कम्युनिज्म जो चल रहा है अभी, कम्युनिज्म विचारधारा जो चल रही है, इसको काउंटर करने के लिए आए थे। काउंटर मतलब इसको ख़त्म करने के लिए, कि कम्युनिस्ट विचारधारा को हम ख़त्म कर देंगे। क्यों ख़त्म कर देंगे? कौन करवाएगा इसको? इसको ख़त्म कौन करवाएगा? इसका दुश्मन कौन है? कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट वही तो है इसके दुश्मन, कम्युनिज्म के। अभी मैंने लिख के बताना, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म, इसका दुश्मन कम्युनिज्म का दुश्मन कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का दुश्मन कम्युनिज्म। जो कैपिटलिस्ट हैं वो इसको ख़त्म करवा रहे हैं। क्यों ख़त्म करवा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि फिर कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, देखो जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो विचारधारा की ही लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो सारी की सारी विचारधारा की लड़ाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर भी दो विचारधाराएँ ही लड़ रही हैं। हिंदू मुस्लिम भी एक विचारधारा ही है, समझ में आ रहा है? हिंदू और मुस्लिम भी एक विचारधारा की ही लड़ाई है, वरना तो सब इंसान ही है। अब आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये नाटक आ जाता है, फिर ये चला जाता है फिर इनका सर्कस। इसके बाद एक कवि आता है जेमिनी स्टूडियो में, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद एक कवि आता है, पोइट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये पोइट नहीं है, ये एडिटर है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं पोइट है, कुछ बोलते हैं एडिटर है। एडिटर कौन होता है? एडिटर जो मेनली कोई न्यूज़पेपर लिखते हैं या कोई मैगजीन वगैरह छापते हैं, उनको बोलते हैं एडिटर। तो कुछ कहते हैं कि ये एडिटर है, कुछ कहते हैं पोइट है, पता नहीं चल पाता कौन है ये। ठीक है, नाम क्या है इसका? नाम दे नहीं रखा, नाम बाद में दिया गया है, अभी तक नाम बाद में दिया गया, नाम हम बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो ये आता है, इनके जो बॉस होते हैं वो इनके स्वागत में कौन आता है? एक पोइट या फिर एडिटर, कुछ पता नहीं कौन आया। मतलब इन लोगों को भी नहीं पता, जेमिनी स्टूडियो में लोग हैं जितने भी राइटर, पोइट्स जो भी हैं, एक्टर वगैरह, इनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये असल में है कौन। तो एक पोइट आया, कौन है? इंग्लिश पोइट है, इंग्लैंड से आया और इंग्लिश ही बोल रहा है वो, उसको हिंदी वगैरह तमिल वगैरह तो आती नहीं। आता है, बॉस जो है उसके स्वागत में एक बड़ी सी स्पीच देते हैं। और बॉस की जो स्पीच होती है उसमें दो ही वर्ड मूव कर रहे होते हैं, एक फ्रीडम और एक डेमोक्रेसी। मतलब बॉस घूम फिर कर, बॉस कौन है इनका? एस एस बोसन, नाम याद रखेंगे ये, एस एस बोसन। उनके जो बॉस हैं वो स्पीच देते हैं इनके स्वागत में, जो पोइट और कभी आए इंग्लैंड से। फ्रीडम और डेमोक्रेसी बस इसके आसपास घूमती रहती है इनकी स्पीच, इनका भाषण। मतलब इससे ये पता चलता है कि इनके बॉस भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। फिर इसकी बारी आती है भाषण देने की, स्पीच देने की। ये अपनी स्पीच देता है, इंग्लिश में देता है टोटल। ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है, और इसका जो एसेंट होता है बोलने का, इसके बोलने का जो एसेंट होता है वो ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता। आपने अभी किसी अंग्रेज़ को इंग्लिश बोलते हुए सुनना, आपको अगर इंग्लिश आती भी होगी तो आधे से ज़्यादा सब समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, वो इतनी तेज़ बोलते हैं, उनका एसेंट ही ऐसा होता है। ठीक है, कुछ लोग समझ लेते हैं लेकिन सब नहीं समझ पाते। तो फिर ये अपनी स्पीच देके चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये अपनी इंग्लिश पोइट्री का प्रचार करने आया था, और फिर ये आने के बाद लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि क्यों आया था। ज़्यादातर लोगों को इस कहानी में भी ये नहीं बताया गया, आखिर में बताया गया कि क्यों आया था, ये हम बताएंगे आपको। इसका नाम बता दूँ मैं, इसका नाम था स्टेफन स्पेंडर। किसका? ये पोइट जो आया इंग्लैंड से, जो पोइट आया, ये नाम याद रखेंगे। इसके बाद क्या होता है? हाँ, इसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर में, हाँ जी, द हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी पुराना है। द हिंदू न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसमें एक अनाउंसमेंट छपती है। अनाउंसमेंट छपती है। क्या अनाउंसमेंट होती है? कि एक कंपटीशन होने जा रहा है, एक कंपटीशन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन हो रहा है। कौन करवा रहा है? एक ब्रिटिश पीरियोडिकल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिटिश पीरियोडिकल्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या छापता है? ये एक मैगजीन
जो कि मंथली वीकली मैगजीन आती जिसका नाम था द एनकाउंटर। द एनकाउंटर, उसका जो एडिटर है, एडिटर वो इस कंपटीशन को, इस वाले कंपटीशन को वो ऑर्गेनाइज करा रहा है। समझ में आया? द हिंदू न्यूज़पेपर में एक अनाउंसमेंट छपती है कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन हो रहा है। कौन करवा रहा है? ब्रिटिश पीरियोडिकल्स जो कि द एनकाउंटर मैगजीन लिखती है, उसका जो एडिटर है, जो उस मैगजीन को लिखता है, वो ये स्टोरी राइटिंग कंपटीशन करवा रहा है। ठीक है, तो जो हमारे ऑथर हैं अशोक मित्तन, वो पता करने जाते हैं ब्रिटिश, कहाँ जाते हैं पता करने के लिए? ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में पता करने जाते हैं। तो जब वहाँ पर पता चलता है कि हाँ, पहले तो उनको यकीन नहीं होता कि ऐसा, तो उन्होंने क्योंकि नाम ही नहीं सुना होता ब्रिटिश पीरियोडिकल्स या द एनकाउंटर, उन्होंने नाम सुना ही नहीं होता। तो ये जाते हैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में इसके बारे में पता करने की हाँ ये सचमुच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जब उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, और जो एडिटर है वो यही बंदा है इस वाली पीरियोडिकल का, जिसका नाम है द एनकाउंटर, इसका एडिटर जो है वो वही एडिटर है जो यहाँ आया था, पोइट या एडिटर। समझ में नहीं आ रहा था लोगों कि एडिटर है या पोइट है, कुछ कहते थे एडिटर है, कुछ कहते थे पोइट है। तो ये एडिटर है और स्टेफन स्पेंडर्स का नाम है। तो अशोक मित्तन समझ जाता है कि अच्छा ये बंदा वही है जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आया था अपनी इंग्लिश कविताओं का प्रचार करने के लिए। उसके बाद इसको फिर ये अपना जो है, जो भी इनको भेजना होता है लिख के ये कंपटीशन में, ये पोस्ट कर देते हैं वहाँ, इंग्लैंड में पहुँच जाती है इनकी। इसका रिजल्ट नहीं बताया गया, क्या रिजल्ट आता है, कौन जीतता है, ये नहीं बताया गया। कुछ सालों बाद जब अशोक मित्तन जेमिनी स्टूडियो को छोड़ देते हैं, तो ये एक बार सड़क से गुजर रहे होते हैं, सड़क पर जा रहे हैं, तो इनको फुटपाथ पर एक बुक दिखती है। फुटपाथ पर खूब सारी बुकें बिक रही होती है, उसमें एक बुक का नाम होता है द गॉड दैट फेल्ड। इस बुक का नाम याद रखेंगे, द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, ये बुक होती है। इस बुक में क्या होता है, इसमें 6 लेखकों के एस्से होते हैं, एस्से निबंध होते हैं। किस चीज़ के ऊपर निबंध होते हैं? ये निबंध जो होते हैं किस टॉपिक के ऊपर होते हैं? कम्युनिज्म में इनकी जर्नी के ऊपर। कम्युनिज्म में इनकी जर्नी, मैं थोड़ा सा मिटा दूँ फिर लिख के बता दूँ। कम्युनिज्म में इनकी जर्नी के ऊपर होते हैं, और इनके राइटर के नाम याद नहीं रखने, लेकिन एक नाम याद रखना है, मैं बता दूंगा कौन सा नाम याद रखना है 6 में से। तो कम्युनिज्म की जर्नी मतलब इन 6 ने कम्युनिज्म को ज्वाइन करने की, जैसा मैंने बताया कम्युनिज्म क्या है, एक विचारधारा है। आप किसी भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल पर्सनल फ्रीडम है, आप जो चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये 6 जो राइटर थे उनका नाम था, उसमें नाम बता, बुक में दे रखा है, लेकिन हमें ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक याद करना है जो मैं बता दूंगा, वो आपको खुद ही याद हो जाएगा जैसे ही आप सुनेंगे इसका नाम। एंड्री गाइड। ये 6 कौन कौन थे जिन्होंने अपनी क्या लिखी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। किसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया कि इनकी जर्नी कैसी रही कम्युनिज्म में। मतलब मान लो कि मैं ट्राई करके देखूं, जैसे मैं भी चाहूँ कि चलो एक बार ना कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के हिसाब से जी के देखते हैं कि कैसा लगता है कि सब कुछ सरकार का होगा, कुछ भी आपका नहीं होगा, कुछ आप अपने नाम पर कुछ भी नहीं खरीद सकते, जो भी ये सरकार का है। तो इन्होंने भी चाहा चलो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है ये कम्युनिज्म। तो ये देखिए आप नाम, एंड्रयू गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेशियो सिलोन, आर्थर कोल्स्टर, लुइस फिस्चर। बताइए कौन है, कौन से चैप्टर के राइटर हैं? लुइस फिस्चर। और उसके बाद आते हैं स्टेफन स्पेंडर। हाँ जी, वही पोइट, वही एडिटर जो जेमिनी स्टूडियो में अपनी कविता का प्रचार करने आया था। तो यही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और इसी को हम याद रखेंगे, 6 में से इसी को याद रखना है, स्टेफन स्पेंडर। इस किताब का नाम याद रखेंगे। इसमें मैंने क्वेश्चन भी दिया है इसमें से कि द गॉड दैट फेल्ड क्या दर्शाती है, ये किताब क्या दर्शाती है। इस किताब में 6 लोगों के ऐसे हैं जो कि 1 2 3 4 5 इन 6 ने लिखे हैं। इन 6 में से एक बंदा वो भी होता है जो जेमिनी स्टूडियो में अपनी कविताओं का प्रचार करने आया था, और जिसने एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ किया था। ये एडिटर भी है और पोइट भी, दोनों ही है। ये कविताएँ भी लिखता है, कहानियाँ भी लिखता है, और मैगज़ीन भी लिखता है। तो ये कन्फ्यूज़न था ना कि एडिटर या पोइटर, तो ये दोनों ही है। स्टेफन स्पेंडर इसका नाम होता है। और जैसे ही इसको पता चलता है हमारे ऑथर को, अशोक मित्तन को, कि ये इस किताब में इसका भी ऐसे लिखा हुआ है, तब ये इस किताब को परचेज़ कर लेता है, जो कि 50 पैसे की थी उस समय 50 पैसे भी बहुत हुआ करते थे, 98 जिसको बोलते थे हम। तो उस किताब को परचेज़ करने के बाद जब वो उसको पढ़ता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा क्यों आया था, ये बंदा यहाँ पर क्यों आया था जेमिनी स्टूडियो में, इसका आने का मकसद क्या था। जो ये आया था ना, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाया कि आया क्यों है ये। तो इनको पता चल जाता है कि ये जो है मेनली कम्युनिज्म का प्रचार करने आया था, कम्युनिज्म का। लेकिन बाद में
बाद में इसको पता चला कि कम्युनिज्म इतनी अच्छी नहीं है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नुकसान हैं। तो इसमें इसका भी ऐसे होता है, द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड इस किताब का नाम इसलिए रखा गया, क्यों? ये गॉड जो है, ऐसा भगवान जो फेल हो गया, वो किसकी बात हो रही है? कम्युनिज्म की बात हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग कम्युनिज्म विचारधारा को ऐसा मान रहे थे कि ये हमारी सारी मुसीबतों को जड़ है और सारी मुसीबतों का सॉल्यूशन है, लेकिन अंत में ये भी फेल हो जाती है। कम्युनिज्म भी आइडियोलॉजी भी फेल हो जाती है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में। मेनली जो लड़ाई है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की, जो उस समय चल रही थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इससे। लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे यही आया कि व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू। जैसा कि मैंने बताया कि द गॉड दैट फेल्ड जो है किताब, वो क्या रेफर करती है, कि ये एक किताब है जिसमें 6 राइटर के ऐसे लिखे हुए हैं, उनके राइटर के नाम दे रखे हैं, जिसमें से स्टेफन स्पेंडर भी था। और क्या बताती है ये? इनकी जर्नी को बताती है कम्युनिज्म को, कि ये लोग कम्युनिज्म विचारधारा को फॉलो किया इन्होंने, लेकिन फिर इनका जो रिटर्न हुआ, जो वापसी हुई इनकी, वो डिसइल्यूजनड हुई, मतलब भ्रमित होकर लौटे। ये इस आइडियोलॉजी को फॉलो करके ये भ्रमित होकर लौटे। ठीक है, ये आप आंसर इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वॉज द ऑफिस बॉय डिसअपॉइंटेड विद हिज जॉब इन द जेमिनी स्टूडियो। कि जो ऑफिस बॉय होता है, जो ऑफिस बॉय, जैसे मैंने बताया, जो वो पेंट करता है, जो भीड़ के मुंह पे पेंट करता है, ऑफिस बॉय, वो हमेशा डिसअपॉइंट क्यों रहता है या फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता है? डिसअपॉइंट अपने आप से क्यों डिसअपॉइंट रहता है? फ्रस्ट्रेटेड किसके ऊपर रहता है? अपने आप से डिसअपॉइंट इसलिए रहता है क्यों? क्योंकि वो जो काम करने के लिए, जो बनने के लिए आया था, वो बन नहीं पाता है। वो आया था क्या, मैं एक्टर बनूंगा या फिर लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा या पोइट बन जाऊंगा या डायरेक्टर बन जाऊंगा या प्रोड्यूसर, कुछ बन जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं बन पाता। वो मेकअप आर्टिस्ट बनकर रह जाता है, वो भी जूनियर के भी नीचे भी जो आते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट। इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, डिसअपॉइंट रहता है। और उसकी फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकलती है? किसके प्रति होती है? उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है नंबर 2 के प्रति। नंबर 2 कौन है? नंबर 2 है कोटमंगलम सुब्बू, जो हमारा हीरो है। उसको नंबर 2 क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि नंबर 1 कौन है? नंबर 1 जो है हमारे बॉस हैं SS वसन। वो इनके बहुत ज़्यादा करीब है। जो हीरो है हमारा कोटमंगलम सुब्बू, वो इनके बहुत करीब है, इसलिए नंबर 1 ये है, नंबर 2 वो है। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, समझ में आया? जेमिनी स्टूडियो में नंबर 1 कौन? बॉस। नंबर 2 कौन? जो हीरो है हमारा कोटमंगलम सुब्बू, जिससे हमारा ऑफिस बॉय चिढ़ता है बहुत। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि बहुत तरक्की कर रहा है, वो उनके जैसा वो बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं पाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया कि मेकअप रूम कैसे दिखता है। मेकअप रूम कैसा दिखता है? जैसे कि मैंने बताया, मेकअप रूम जो है एकदम नाई की दुकान की तरह दिखता है। चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, खूब से बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, और जब मेकअप आर्टिस्ट अपना मेकअप करवाने आते हैं तो उनके मुंह पे वो सीधे सीधे लाइट पड़ती है और उनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, और उनकी आंखें जो हैं, मतलब चमक पड़ती है उनकी आंखों पे खूब तेज, और वो सहन नहीं कर पाते इतनी रोशनी को। उसके बाद अच्छा एक चीज़ रह गई थी कि जो जेमिनी स्टूडियो है, जो हमारा इनकी बॉस का, इस SS वसन जो है, इनका जो स्टूडियो है जेमिनी स्टूडियो, वो कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है कहाँ पर? जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, ये कौन थे? अब रॉबर्ट क्लाइव एक गवर्नर जनरल थे, जो, हाँ, जब अंग्रेज थे हमारे इस टाइम में, ये वैसे भी अंग्रेज तो 1947 में गए ना। ये जेमिनी स्टूडियो 1940 में शुरू हुआ, 47 में गए अंग्रेज। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर जनरल थे, उनका एक तबेला था, स्टेबल कहते हैं जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, तबेला। उनकी ज़मीन पर, इनकी ज़मीन खरीद कर SS वसन ने वहाँ पर अपना जेमिनी स्टूडियो खोला था। तो क्वेश्चन क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारे युद्ध लड़ने के बजाय और क्या क्या किया? तो उन्होंने मद्रास में कई सारी युद्ध लड़े, बैटल लड़ी, और उन्होंने एक मैडम से शादी भी करी थी, जिसका नाम इन्होंने सेंट मेरी चर्च में, ठीक है, इस आंसर में आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग खोली अपनी, और जिसमें से कई सारे तवेले भी खोले, जिसमें से एक तवेले में बना हुआ था इनका जेमिनी स्टूडियो, जो कि इनके बॉस ने बनाया था। और क्या क्वेश्चन आता है? अगर लॉन्ग से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि कोटमंगलम सुब्बू जो है, उनका या तो कैरेक्टर स्केच पूछ लेगा। कोटमंगलम सुब्बू जो हमारे हीरो हैं, जो नंबर 2 भी हैं, या तो इनका कैरेक्टर स्केच पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि नंबर 2 कौन है। ठीक है, एक ही बात है, नंबर 2 कौन है मैं आपको बताना पड़ेगा कि नंबर 2 जो हमारा हीरो है, और उनकी खूबियाँ बतानी पड़ेंगी। और कैरेक्टर स्केच में भी हम खूबियाँ ही बताते हैं, जो कि इसमें दे रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। तो मिलते हैं कल, देखते रहिए, और जितने भी मैंने रिकॉर्ड कर लिए अब तक सारे देख लीजिए। आप अगर ये पढ़ लेते हैं और जो मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, वो उतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी है। और वैसे भी ज़्यादा नहीं आते, 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि आपको पता ही होगा, 2 क्वेश्चन आपके
शॉर्ट आते हैं और एक लॉन्ग आता है, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग लिखने का होता है, चॉइस मिल जाती है। तो इतना कर लेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।